गिर गया और क्रॉसिंग का वो उन्हीं के बोनट में गिर गया। अब सोचिए, बाल-बाल बची। इससे अगर कोई भी हादसा हो सकता था, क्या इसके लिए ये डीजी मैडम या हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री, क्या ये हमारे वो हैं? ये हमारे लेते हैं परिवार का वो भरण पोषण करने के लिए लेते हैं? ये हमारे परिवार को चला पाएंगे? ये एक क्षति हो जाएगी, उस क्षति को क्या ये लोग कर पाएंगे, पूर्ण कर पाएंगे? महिलाएं तो मानसिक इतनी प्रताड़ित हैं। क्या सारी महिलाएं मिलकर यही कह रही थी कि मुझे तो ये पता नहीं, डीजी मैडम को, हम लोगों को लग रहा है कि महिला होकर के महिलाओं का दर्द समझ नहीं रही हैं कि क्या है। हर चीज देख रहे हैं कि विभाग में क्या चीजें हैं, क्या चल रही है। फिर इन्होंने ये टेबलेट क्यों लाई, जबकि हमारे मानव संपदा में अब तो छुट्टियों का बिल्कुल भी वो है, साफ सीधा सीधा है। मानव संपदा लेके आए, हमें अगर नहीं जाना है तो हमें छुट्टी, उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, छुट्टी हमने कर दिया है। ये विजिट पे एआरपी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि विभाग से पूरा डाइट से लेकर के, यानी कि सारा आजकल मैं ये देख रही हूँ कि सारा जितना भी सरकार का वो है, एक बेसिक शिक्षा विभाग पर ही उनकी नजर है, बाकी अन्य विभागों पर उनकी कोई नजर नहीं है। उन्हें ये लगता है कि जो बेसिक शिक्षा में टीचर है वो सबसे बड़ा चोर है, वो चोरी कर रहा है, वो पढ़ा नहीं रहा है, वो समय का वो नहीं कर रहा है। उनको सिर्फ यही नजर आ रहा है और कोई विभाग उनको नजर नहीं आ रहा है। अपने विभागों को लोग नहीं देख रहे हैं। मैं भी जाती हूँ, अन्य कार्यालयों में जाती हूँ, देखती हूँ कि कोई अपनी सीट पे मौजूद नहीं रहता है। अभी आधा घंटे बाद आएंगे, अभी 1 घंटे बाद आएंगे। चाहे आप बेसिक शिक्षा कार्यालय जाइए, चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जाइए, चाहे डीजी मैडम के यहाँ खुद जाइए, वहां पर भी लाइन लगा के अभी है नहीं। तो वहां पर नहीं है, समय की वहां प्रतिबद्धता नहीं है। समय की प्रतिबद्धता क्या सिर्फ यहीं पर है, हमारे विभाग में है? वैसे तो कहते हैं कि हम महिलाओं के बहुत शुभचिंतक हैं। आप ही के घर में मुझे ये लगता है कि जितने भी ये नियम कानून बना रहे हैं और कहते हैं महिलाओं के लिए हम तो शुभचिंतक, कैसे महिलाओं के लिए शुभचिंतक है? महिलाएं तो डबल दोहरी जिंदगी जीती हैं, दोहरी जिंदगी। आप भी समझ सकते हैं कि वो पहले सर्वप्रथम अपना घर परिवार पूरा देखती हैं, बच्चों से लेकर के, अपने सास ससुर से लेकर के। जब वो घर से निकलती है तो देखिए कितना करके, एक सुबह कितने समय उठती हैं, कितने समय उठ करके अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए टिफिन बनाना, घर में अपने सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी दवा से लेकर उनका सारा इंतजाम करना, उसके बाद वो घर से निकलती हैं। उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं, और कैसे हड़बड़ तड़बड़ में वो निकलती हैं और कैसे वो पहुंचती हैं। इसका ये नहीं समझ रहे, इसका असर किसके किसके ऊपर पड़ेगा? अगर महिलाओं के ऊपर इतना जोर पड़ेगा तो किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे परिवार पे पड़ेगा। उसके बाद जा करके क्या सोचते हैं, क्या स्कूल में बच्चों पे नहीं पड़ेगा? इसके बारे में उनको नहीं है चिंता। ये नहीं सोच सकते हैं कि इससे क्या है, 15 और 20 मिनट के लिए क्या करना चाहते हैं। हम कहते हैं आप अटेंडेंस ले रहे हैं, आपके मानव संपदा में पूरी जा रही है, आप डाल रहे हैं, आप अचानक पहुंच जाते हैं, वहां देखते हैं कि उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है। आप मानव संपदा के द्वारा 1 दिन के वेतन आप खुद ही रोक दे रहे हैं। फिर ये क्यों? ये टेबलेट का क्यों? कि इसलिए कि टेबलेट के द्वारा आपने कितना घोटाला किया, यही तो उसको आपको लागू करना है, और इसलिए आप जबरदस्ती लगे हैं। बारिश में आप देख रहे हैं, जगह जगह देखिए, आज के आप न्यूज में देखिए, आज के आप चैनलों में देखिए, या आज के आप व्हाट्सएप उसमें देखिए, कितने जगह टीचरों ने कुछ न कुछ हादसे होते गए हैं। हालांकि ईश्वर की तरफ से बस एक हादसा इतना, आप सोचिए कि वो परिवार जो भी आज दोनों पति पत्नी दोनों के साथ हादसा हुआ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उनका जिम्मेदार है? कोई आज एक हुआ हादसा, कल को 2 होगा, परसों को 3 होगा, तो क्या होगा? विद्यालय में खुद जाइए, विद्यालय जा करके देखिए, ये अपने कार्यों को नहीं देख रहे हैं, और चीजें जो इनको सही करनी है वो नहीं सही कर रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही के मुद्दा में आपको बताऊं, इन्होंने डीबीटी के द्वारा इन्होंने पैसा हर गार्जियन के खातों में भेज रहे हैं, उन खातों में भेज रहे हैं। आपको बताऊं कि कल उन्होंने, अभी परसों नरसों उनके खातों में पैसा गया, और दूसरे दिन ही वो बच्चों के पेरेंट्स ने उनका नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा लिया उसी पैसे से। बताइए हम क्या करें? आप पहले तो एक ये था, एक डर था गार्जियनों पर, पेरेंट्सों पे डर था कि अगर स्कूल विद्यालय नहीं जाएगा तो जो पैसा आता है या ड्रेस मिलती है, ये सारी चीजें मिलती नहीं मिलेगी। अब तो उसके बारे में भी उनको बिल्कुल टेंशन नहीं है। जो विद्यालय में आते हैं कहते हैं हमारा नाम लिख लीजिए,
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एवं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान की कुछ खबरें जो कि आप सभी के मध्य में आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नाम लिख लिया, उसके बाद उन्होंने प्राइवेट, अब आप कहेंगे कि प्राइवेट में क्यों जाते हैं आप लोग, उसके लिए जागरूक, घर घर जाइए, घर घर होकर के तो कैसे करें। आप प्राइवेट हर 1 किलोमीटर पे देखिए 3-3, 4-4 प्राइवेट स्कूल आपने खोल रखा है। क्यों आपने उनको मान्यता दी? मान्यता क्यों दी? पूर्व समय में मिश्रा जी आपने भी देखा होगा कि 2 किलोमीटर के मेरे भी जेठ लोग पड़े हुए हैं। आज कोई वीडियो है, कोई इस समय देखिए एडीएम है, कोई ऐसे सोचिए कि सब विभागीय सरकारी उसमें है सारे लोग, वो सब इसी से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल 2-2, 3-3 किलोमीटर के अंतर्गत में कोई एक भी प्राइवेट विद्यालय नहीं होता था, सरकारी ही विद्यालय होता था, जहां हर गार्जियन हर अपने अच्छे बड़े से छोटे से सभी लोग पढ़ाते थे। आज की डेट में क्या है, आप सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं कि इसका असर क्या पड़ रहा है। आप हमसे कहते हैं आप विद्यालय छात्र संख्या बढ़ाइए, आप यूनिफॉर्म कहते हैं बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। हर चीज के बच्चे उपस्थित नहीं, आपकी जिम्मेदारी। बच्चों को नहीं आ रहा है निपुण निबंध, आपकी जिम्मेदारी। यानी हर चीज हमारी जिम्मेदारी। अभिभावकों को हम जागरूक करें, विद्यालय से हमको समय पे वापस भी आना है, या हमें अपने विद्यालय के समय के पहले या बाद में ही हम जा सकते हैं। विद्यालय के इस समय में हम अभिभावकों से मिलने ना जाएं, या फिर क्या पूरे समय की हमारी ये है ड्यूटी। चलिए आप चलिए, आपने क्या ठीक कर कहा, रहे हैं ठीक ये विश्लेषण। बताइए आप तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि आप जी क्या कर जी रहे हैं, जी आपकी जिम्मेदारी क्या है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचता नजर आ रहा है। विक्रम सिंह, पहला सवाल आपसे क्या रहा, आज लोक अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट और उन सबके केस के बीच आपकी बात जी होनी थी, आज आपको 8 तारीख मिली हुई थी, क्या रहा उस बैठक में, क्या रहा, जज साहब ने आज क्या कहा, जो लोक अदालत का मसला था उसमें क्या रहा। जी सर, आज लोक अदालत की तीसरी बार हमें बुलाया गया था। और सबसे बड़ी बात देखिए, कल भी हमारे पास शाहपुर थाने से 2 पुलिस वाले आए, नोटिस रिसीव कराए। परसों भी आए, नोटिस रिसीव कराए। जबकि हम 29 को भी गए थे, पहला डेट 29 को भी गए, फिर 3 जुलाई को भी गए और फिर 8 जुलाई को भी हमें जाना था। मतलब जो जा रहा है उसको बार बार नोटिस कि आप जरूर उपस्थित होइए, आप जरूर उपस्थित होइए। और जो दूसरा पक्ष है, सरकारी पक्ष, वो न 29 को आया, न 3 तारीख को आया और आज भी नहीं आया। 3 तारीख को सूचना मिल रही थी कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आएंगे। जज साहब ने कहा कि आपके बीएसए सर आ रहे हैं। मैंने कहा सर ये बीएसए सर का मामला नहीं है, तो शासन स्तर का मामला है, तो बीएसए सर की इसमें भूमिका नहीं है, उनके आना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है शासन ने उनको कुछ निर्देशित करके भेजा हो, तो आप वेट कर लो, देख लो। हम लोग वेट किए, देखे, बीएसए सर नहीं आए, कोई भी नहीं आए। आज भी जब हम लोग पहुंचे तो आज भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। अंत में जज साहब ने कहा कि आप एक बार 10 तारीख को फिर आ जाइए। हमने कहा सर अब मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं 3 बार आ चुका। मैं 29 को आ गया, 3 तारीख को आ गया, 8 तारीख को आ गया, और आपने कहा था 8 जुलाई को फाइनल कर देंगे, अंतिम कर देंगे। तो मैं 10 को सर अब आ नहीं पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने ये कहा कि यदि दूसरा पक्ष आता है तो आप फोन कर दीजिएगा, मैं 10 मिनट के अंदर उपस्थित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप जाइए। और उन्होंने जो फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी हमसे करवाया, और पूरा एसएलपी उन्होंने मुझसे लिया और पूरा एसएलपी हमने उन्हें दे दिया। माननीय से डबल बेंच का जो आदेश था वो दे दिया, जो 2 दिसंबर 2022 को आया था। सिंगल बेंच का आदेश जो 3 जुलाई 2019 को आया था वो मैंने दे दिया लखनऊ हाई कोर्ट का। और 20 अगस्त 2019 को जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया था वो भी मैंने दिया। उन्होंने मुझसे जियो मांगा, मैंने जियो भी उन्हें दे दिया। मतलब मुझसे उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटीज की वो सब मैंने उन्हें 29 को भी दिया था, 3 को भी दिया था, और जो भी बचा था आज हमने उन्हें सुपुर्द कर दिया। और मैंने कहा कि यदि दूसरा पक्ष आता है तो आप हमें बुलाइएगा, हम 10 मिनट के अंदर हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो साइन जहाँ करना था साइन कर दीजिए और आप जाइए, यदि सरकार का कोई पक्ष आता है तो मैं आपको बुलाऊंगा।
तो यही आज स्थिति रही सर, और हम लोग फिर वहां से आ गए वेट करते करते। जी चलिए ठीक है, इंतजार करिए, जब मौका लगेगा तब बात करेंगे, लेकिन ये पहल अच्छी थी। और अगर उन्होंने आपसे ये सब दस्तावेज लिए हैं तो निश्चित आपके पक्ष में वो कुछ लिखकर भेजेंगे। मानवीय संवेदना आज भी भारत में सबसे आगे है। बहुत अधिकारी है, बहुत कर्मचारी हैं जो मानवीय संवेदना में सबसे आगे मिलते हैं। आज मानवीय संवेदना की देन है कि ओपीएस जैसी जो मांग थी विनय सिंह जी की, तारकेश्वर साई जी की, मनोज राय जी की, वो मंजूर हुई। ये मानवीय संवेदना है। कोई लोग तो हैं जो इन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आज सही बताने वाले उस गलत को 90% लोग हैं। 10% लोग बचे हैं जो मानवीय संवेदना या फिर जो गलत हो रहा है, जैसे विनय सिंह जी ने कहा, कौन है वो लोग जो सरकार को बता रहे हैं कि ये सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। ये सिस्टम खाए जा रहा है। सिस्टम अभी ये लोकसभा चुनाव से संतुष्ट नहीं है, और लाइए, नए नए फरमान लाइए, नए नए कानून लाइए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, इस समय बीजेपी की किसी भी पोस्ट को देखने के लिए लोगों की संख्या गिरती चली जा रही है। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो उनकी कार्यशैली की बात होगी। और वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात करें